बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसी के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देखेंगे और लास्ट में डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। साथ साथ आप नोट करते जाएं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, याद रखिएगा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्शन के चेंज होने के साथ होता है। फिर से कह रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्शन के चेंज होने के साथ होता है। किस चीज़ की डायरेक्शन के चेंज होने के साथ? याद रखिएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने के साथ इसका ताल्लुक होता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर चेंज आए तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। लेट करते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेने लगे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह लें, जिसमें हमारे पास लीनियर स्पीड जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जिसमें लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड का क्या मतलब है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करने लगा हूँ। वो क्या रहे स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रहे। क्या रहे? कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। तो लेट करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मैस क्या है जी? m। यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मैस क्या है? m, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A का। तो ये पार्टिकल जिसका मैस m है, ये पॉइंट A से मूव करता है और पॉइंट B तक मूव करता है विद वेलोसिटी v। ठीक है, ये पॉइंट आ गया जी B। अब अगर इस A पॉइंट और B पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेक किया जाए तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं। तो मैं अगर इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ड्रा करना चाहूँ तो वो हमारे पास ये बनेगी। अब लेट करते हैं कि इसकी जो स्पीड की वैल्यू है वो क्या है? v, मैग्नीट्यूड। इसी तरह इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि ऐसी ही होगी ना। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको भी मैं नाम दे देता हूँ v से, रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो A पॉइंट और B पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी ये सेम होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है, स्मॉल एंगल, उसे हम नाम दे देते हैं जी डेल थीटा का। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वेलोसिटी को जो ये वेक्टर फॉर्म में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको मैं बाहर निकालो तो पहले हमारे पास क्या आ रहा है जी? ये वेलोसिटी का वेक्टर, इसे मैं नाम दे देता हूँ v1 का। और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है जी? ये वाला B पॉइंट का जो वेक्टर आ रहा है, इसे मैं स्टूडेंट्स नाम दे देता हूँ v2 का। ठीक हो गया जी। और दोनों के बिटवीन जो स्मॉल एंगल है वो क्या है? डेल थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को मसला नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर इस v1 को v2 की डायरेक्शन में लेके आना चाहता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास इस v1 की डायरेक्शन में इतना चेंज आ रहा है। ये हमारे पास क्या है? चेंज। अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं v1 को इस v2 की डायरेक्शन में लेके आना चाहता हूँ तो मुझे इतनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो ये हमारे पास क्या है? डेल्टा v की डायरेक्शन है। क्या आ गया जी? डेल्टा v, यानी कि चेंज आ गया। अब ज़रा यहाँ पे आप हेड टू टेल रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना चाहें तो ये देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास v1 वेक्टर है, ये डेल्टा v है और ये v2 है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कौन सा है? v2।
ठीक है, हेड टू टेल इन दोनों को ऐड किया हुआ है ना यहाँ पे, डेल्टा वी और V1 को, तो ये दो वेक्टर्स हेड टू टेल ऐड हैं और ये रिजल्टेंट बन जाएगा फर्स्ट के टेल से टेल और लास्ट के हेड से हेड। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करूँ तो ये आता है V2 इज इक्वल टू V1 प्लस डेल्टा V। अब हमें यहाँ से स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमें चाहिए ये डेल्टा V, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस का V1। अब ज़रा गौर करें, देखें V1 को V2 की डायरेक्शन में आने के लिए कितना चेंज चाहिए, डेल्टा V। तो ये जो डेल्टा V में चेंज आ रहा है ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा बल्कि उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या काम करता है, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम कहेंगे जी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये चेंज करता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। याद रखिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। साथ साथ समझते जाएं और चीज़ें नोट करते जाएं। अब स्टूडेंट्स हम इससे आगे बात करते हैं कि ये जो मोशन की डायरेक्शन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज करता है ये किस तरह से चेंज करता है, इस चीज़ को हम एग्जांपल से समझते हैं। देखें जी, इसी चीज़ को बाहर यहाँ पे निकालने लगाओ। हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी V, तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये आ गई, ठीक है, V थी। अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज कितना आया, डेल्टा V आया। तो ये हमारे पास क्या आया जी, चेंज आया। ये हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, चेंज आया। देख सकते हैं ऊपर, ये हमारे पास चेंज है। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये चेंज आएगा ना, तो ये हमारे पास चेंज आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये बनेगा, ये रिजल्टेंट आ गया। अब इसका मतलब हमारा पाथ कौन सा है, हमारा पाथ यही है, रिजल्टेंट वाला। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है, पाथ है, ये हमारा पाथ है। ठीक है जी। अब इस पाथ के अलॉन्ग हमारे पास फिर वही V, इसमें चेंज कितना आया, चेंज आया जी यही डेल्टा V। ये डेल्टा V क्या आया, चेंज आया। ठीक है। अब दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ये होगा। अब इसका मतलब पाथ कौन सा है, यही वाला हमारा पाथ है, ये हमारा पाथ है। और इसमें चेंज कितना आया, इसमें चेंज ये आया डेल्टा V। अब रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, ये रिजल्टेंट बनेगा। अब हमारा पाथ कौन सा है, यही वाला। इसमें चेंज कितना आएगा, डेल्टा V, ये चेंज होगा। अब रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। अगर इसी तरह से चलते जाएं, ज़रा आप गौर करें कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या कर रहा है, यहाँ से वो पार्टिकल की मोशन को चेंज कर रहा है। देखें कर्व्ड पाथ में लेके आ रहा है, कर्व्ड पाथ में लेके आ रहा है। यहाँ पे आप गौर करें तो ये आपके पास कर्व्ड पाथ बन रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या करता है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं इनको हम लिखेंगे कैसे। तो पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा जाएगा कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, change in direction of tangential velocity, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, ये करता क्या है? ये बेसिकली जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये क्या करता है? ये करता है जी चेंज इन मोशन, सॉरी चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या कर देता है उसको? याद रखिएगा, उसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में चेंज कर देता है। ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे आप? तीसरा स्टूडेंट्स पॉइंट याद रखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? along the रेडियस, या फिर आप कह सकते हैं टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर। अब हम कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होगा, तो इसी से हमें एक नया पॉइंट मिल गया कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसे हम रेडियल एक्सेलरेशन का भी नाम दे सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। याद रखिएगा होगा ये भी लीनियर, ये लीनियर ही होगा। ठीक है जी। तो उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके फार्मूलाए की, इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कौन कौन से फार्मूले पॉसिबल हैं, और वहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे। तो हेडिंग मेंशन कर देते हैं जी फार्मूलाए। सबसे पहला हमारे पास रिलेशन, अब डायरेक्ट करेंगे, इसको डिराइव नहीं करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है जी वो होता है v² ओवर r के बराबर। v कौन सा है यहाँ पे? टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा? r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो एक r से कैंसिल, तो हमारे पास रिलेशन बच जाएगा जी r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि एक हमारे पास ये रिलेशन है, इसे 1 कह देता हूँ, और दूसरा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये रिलेशन है 2। और उससे नेक्स्ट अगर हम थर्ड की बात करें तो वो हमारे पास इसी फार्मूले में कुछ इस तरह की चेंजेस की जाएंगी, जो कि टाइम पीरियड की शेप में फार्मूला बनेगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई ओवर टी। तो r अपनी जगह पे 2 पाई ओवर टी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r अपनी जगह पे 4 पाई स्क्वायर ओवर टी का स्क्वायर। तो एक फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये बन गया। तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ जी 3 का। 3 फार्मूले बन गए। यहीं से अगर आप 1 ओवर टी जानते हैं किसके इक्वल होता है? फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो यहाँ से एक और रिलेशन भी बन सकता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ का स्क्वायर। तो एक आपके पास ये फार्मूला बन गया। तो हमारे पास कितने फार्मूले बन गए? 4। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ये 4 फार्मूले आपने याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन में देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये r के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? इनवर्स। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही इस r के साथ क्या रिलेशन बना रहा है? ये यहाँ पे इस 2 वाले फार्मूले में देखें r के साथ डायरेक्ट आ रहा है ना, तो AC इज इक्वल टू, देखिए r के साथ डायरेक्ट है
इसका मतलब इस फार्मूले में रिलेशन डायरेक्ट है आर के साथ और इस फार्मूले में आर के साथ इन्वर्स है। तो हम कौन सा लेंगे? देखें, मैं उसको छोटा सा MCQs बना के फिर आपको समझाता हूँ कि आप कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे जनरल। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, या MCQs थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, कि अगर हमारे पास एक डिस्क है, ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है जी। अब ये क्या कर रही है? एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर रही है डिस्क। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ये हमारे पास डिस्क है। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, 2 पॉइंट्स ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। एक पॉइंट है मेरे पास ये B और एक पॉइंट है मेरे पास ये A, ठीक है जी। अब आपको पता है सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस R। तो ये पॉइंट A तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा? R/2, और इस O से लेके इस B तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? R, ठीक है, रेडियस R हो जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो पॉइंट A और पॉइंट B पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? अगर डिफरेंट होगा तो फिर बताएं कमेंट सेक्शन में कि A पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा या पॉइंट B पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। यहीं से आपको ये वाली बात भी समझ आ जाएगी कि आपने कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। शाबाश, सोचें और बताएं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या उसमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ हमने कहा जी ये हमारे पास एक डिस्क है जो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, और आप बताएं कि इस पॉइंट A और पॉइंट B पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। तो याद रखिएगा, जब भी जनरल बात की जाए तो ओवरऑल, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि ओवरऑल जो हम रिलेशन यूज़ करेंगे वो ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, AC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। ये रिलेशन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जब भी आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है तो वो स्टेटमेंट में आपको एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट कहेगा, तब आपने डायरेक्ट यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप हर जगह यही वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जो कि क्या है? इनवर्स है। अब यही रिलेशन आप यहाँ पे यूज़ करें तो देखें, पॉइंट O से A तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? R/2, यानी कि A पॉइंट का रेडियस कम है, पॉइंट B का रेडियस ज़्यादा है। तो यहाँ से देखें, R कम तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा, यहाँ से R अगर कम होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो R किसका कम है? पॉइंट A का। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो रेडियस है वो पॉइंट A का कम है रेडियस ऑफ B से। तो जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? वो पॉइंट A का ज़्यादा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट A का ग्रेटर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट B से। तो ये आपके पास MCQs भी बन गया और आपको ये बात भी समझ आ गई कि आपने रिलेशन कौन सा यूज़ करना है, ठीक है जी। अब यहीं से स्टूडेंट्स अगर याद रखें कि ये चक्कर जल्दी कंप्लीट होता है, यानी कि जो पार्टिकल इस डिस्क है, अगर आप सर्कल की बात करें कि ये पार्टिकल अगर अपना चक्कर जल्दी कंप्लीट कर लेता है तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इस चीज़ का रिलेशन आपको सेकंड MCQs में मिलेगा इस फार्मूले के साथ। देखें ना, टाइम पीरियड कम तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे ये वाला MCQ भी मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टाइम पीरियड के साथ, बल्कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड के साथ इन्वर्स है। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल चक्कर जल्दी कंप्लीट कर रहा है तो T क्या हो जाएगा? कम, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये वाला भी आपका एक MCQs बन जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक छोटे से और MCQs की, इस केस के लिहाज से कि यही हमारे पास केस है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ एंगुलर वेलोसिटी,
ए पॉइंट और बी पॉइंट पे सेम होगी या डिफरेंट रहेगी। मेरा फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो हमारे पास इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे सेम रहेगा या डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट होगा तो फिर किस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो इसको सोचें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, फिर आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। क्या पूछा मैंने कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी पॉइंट ए और बी पे, पॉइंट ए एंड बी, एंगुलर वेलोसिटी। चलें जी स्टूडेंट्स, देखिएगा कि ये हमारे पास जो बॉडी है ये कौन सा है, रिजिड बॉडी है। डिस्क जो है ये रिजिड है ना, तो याद रखिएगा रिजिड बॉडी के लिए ज़रूरी है क्या बात याद रखना, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि जब हम उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी के दो पॉइंट्स के बिटवीन अगर पोजीशन में चेंज ना आए, मतलब डिस्टेंस में चेंज ना आए, तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी कहलाती है। तो इसीलिए रिजिड बॉडी के केस में आप याद रखेंगे कि रिजिड बॉडी के हर पॉइंट पे, ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स, रिजिड बॉडी के हर पॉइंट पे ये तीन चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी। नंबर 1 थीटा, नंबर 2 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और नंबर 3 अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तीन चीज़ें रिजिड बॉडी के हर पॉइंट पे सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, एक जैसी रहेंगी। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये रिजिड बॉडी का केस है, तो फिर ये तीन चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी पे बताएं कि एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट। तो आपका आंसर क्या होगा जी, सेम। क्यों? क्योंकि ये डिस्क भी रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के केस में ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक हो गया जी, क्लियर है। उससे नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज यहाँ पे बनाते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट होगी या सेम होगी। अगर डिफरेंट होगी तो फिर पॉइंट ए और पॉइंट बी में से किस पॉइंट पे ज़्यादा होगी। तो मेरा सवाल क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये भी आप पहले कमेंट सेक्शन में बताएं और फिर उसके बाद आंसर को सुने। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें। तो मैं बात कर रहा हूँ जी टेंजेंशियल वेलोसिटी की, तो ये भी आपका एमसीक्यू बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास रिलेशन क्या था, वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ओमेगा यहाँ पे क्या है, आपको वो कहेगा नहीं, आप खुद समझें। डिस्क है, रिजिड बॉडी है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये ओमेगा क्या हो गया जी, कांस्टेंट हो गया। तो इसको तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कांस्टेंट। अब देखें v का जो r के साथ रिलेशन है वो क्या बन रहा है, डायरेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। अब जब r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो इसका मतलब जिसका r कम उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कम, जिसका r ज़्यादा तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़्यादा। तो r किसका ज़्यादा है, पॉइंट b का, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, b की। तो मैं कह सकता हूँ कि vb जो है वो ग्रेटर होगा va से। तो ये भी आपके पास एक MCQ बन जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे MCQs पूछे जा सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टेंजेंशियल जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। इसको चेक कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि अभी हम इसको रेस करने वाले हैं। अब देखते हैं जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्टूडेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ताल्लुक होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के चेंज होने के साथ इसका ताल्लुक होता है। चेंज इन मैग्नीट्यूड, किस चीज़ की मैग्नीट्यूड में चेंज होने के साथ इसका ताल्लुक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज होने के साथ इसका ताल्लुक है। तो टेंजेंशियल
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या था, डायरेक्शन में चेंज होने के साथ ताल्लुक। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में अगर चेंज है तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दोनों में फ़र्क है। अब स्टूडेंट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी को डायग्राम से समझते हैं यहाँ से, कि अगर हमारे पास यही हम सर्कल लेते हैं दोबारा, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पार्टिकल ने मूव किया और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, ये वेलोसिटी है। ठीक है जी, इसको हम कह देते हैं कि इस टाइम वेलोसिटी क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर ये थीटा स्मॉल एंगल डेल थीटा के लिए पार्टिकल पहुंचा पॉइंट बी पे। तो इस टाइम जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आया, वो है जी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। पहले वेलोसिटी क्या थी, 15 मीटर पर सेकेंड। अब जब पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, और वो चेंज कितना है, ये वाला है, ये वाला चेंज है ना, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसी चेंज को हम क्या करते हैं, बाहर लेके आते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी थी कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर पॉइंट बी पे पहुंचा, वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी होगी जी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी स्टूडेंट्स क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज कितना आया, और चेंज की डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं इसी वेलोसिटी के अलोंग है, तो इसका मतलब ये हमारे पास चेंज आया है। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज आ गया। अब अगर चेंज की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, अगर चेंज की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तो ये चेंज आपका कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है, याद रखिएगा। तो अब आप देखें कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, और जो चेंज की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन के अलोंग है। तो इसका मतलब अब हमारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ये निशानी याद रखिएगा। यहीं पे एक छोटा सा नोट याद रखें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट भी हो सकता है। ये भी एमसीक्यूज याद रखने आपने। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन में कब होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट कब होगा, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब होगा जब आपकी जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज हो रही होगी। क्या हो रही होगी, इंक्रीज। तब आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगा। और अगर यही वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, क्या हो रही हो स्टूडेंट्स, डिक्रीज, तो फिर याद रखिएगा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो हमारा इस वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस करने थे। अब इन चीज़ों से हमने सीखा क्या, रिलेशन के भी एमसीक्यूज बनाते हैं, लेकिन पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हमने जो अभी बात की है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब लेना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना लेते हैं, इसको आपने याद रखना है। नोट क्या है जी, पहला पॉइंट ये है हमारे पास कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ठीक है जी। अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के
डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो चेंज क्या हो जी, डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो। ये हमारा क्या था v और ये क्या है डेल्टा v, और जिसको हमने कहा जी ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन है v। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे देख सकते हैं एंगल क्या बन रहा है 90 परपेंडिकुलर, तो फिर याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा टेंजेंशियल, सॉरी क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्यों जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा या टेंजेंशियल? सेंट्रीपिटल, क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो डायरेक्शन में अगर चेंज आए वेलोसिटी की तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो तो फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम देंगे, और वो हमारे पास एक पाथ प्रोवाइड करेगा, और वो पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। पाथ क्या होगा जी, सर्कुलर। क्यों भी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं बड़ा आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या बन सकता है कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज आपका पैरेलल आए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी डेल्टा v, और ये हमारे पास क्या था v। अब देखें डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज अगर पैरेलल आए तो फिर इस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम नाम देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऊपर सॉरी लिख लें सेंट्रीपिटल, यहाँ पे सेंट्रीपिटल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो पाथ हमें प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा जी, वो हमारे पास लीनियर पाथ होगा, लीनियर पाथ, ठीक है जी। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इस सारी डिस्कशन से सीखे हैं, तो उनको हमने यहाँ पे नोट की शक्ल में मेंशन कर दी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटा सा एमसीक्यूज बनाते हैं कि इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन भी है। अब वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो है जी हमारे पास नेट एक्सेलरेशन। अगर हम इसी चीज़ को मेंशन करें, और यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यूज भी याद रखिएगा कि आपसे पूछा जा सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिटवीन एंगल क्या होगा। तो याद रखिएगा ये आपके पास क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दोनों के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, 90। तो इसका मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो इन दोनों को हेड टू टेल ऐड करें। इस वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, ये ठीक है। अब मेरे पास ये दो वेक्टर्स हेड टू टेल ऐड हो गए, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है इसे हम कहेंगे नेट एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब नेट एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये वाला आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ट्राइंगल बन गई। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम आप यहाँ से नेट एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या बनेगी जी मैग्नीट्यूड, ए नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया जी, नेट एक्सेलरेशन का मैथमेटिकल फार्मूला बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और नेट एक्सेलरेशन का एक छोटा सा टेबल तैयार करते हैं जो कि आपकी एमसीक्यूज में हेल्प करेगा।
इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी कंडीशन, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। अब पहले हमारे पास कंडीशन क्या होगी, लीनियर यूनिफॉर्म मोशन। अगर लीनियर यूनिफॉर्म मोशन हो तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, याद रखिएगा 0। और नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या है, अगर मोशन लीनियर एक्सेलरेटिंग मोशन हो तो फिर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। देखें लीनियर एक्सेलरेटिंग है, लीनियर एक्सेलरेटिंग, तो इसका मतलब किस चीज़ में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में तो चेंज नहीं आ रहा। तो मैग्नीट्यूड में अगर चेंज आए तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल। तो इसका मतलब अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 के इक्वल नहीं होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं आ रहा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो डायरेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, याद रखिएगा जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। उससे नेक्स्ट बात करते हैं जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी की स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, यानी कि मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा। जब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज आएगा ना, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन आपका किसके इक्वल आएगा जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कौन सी कंडीशन है, यूनिफॉर्म, बल्कि सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर कह लें एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अब इसमें अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा होगा, डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये नेट एक्सेलरेशन हमारा इक्वल आएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ये एमसीक्यूज याद रखने हैं। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक्सेलरेशन की टाइप्स बताएं कितनी होंगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है, इसमें देखें टाइप्स कितनी बचती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही एक्सेलरेशन आ रहा है, और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप एक्सेलरेशन की टाइप्स बताएं कितने टाइप के होंगे, तो आप कहेंगे 1 टाइप के होंगे। क्यों 1 टाइप का क्यों होगा जी, क्योंकि सिर्फ हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा जो कि डेट के इक्वल होगा, तो एक ही बन जाएगी ना टाइप। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन इन एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, तो फिर आपके पास 3 हो सकती हैं। यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रही हैं, आप बिल्कुल यही याद रखें। लेकिन एक और भी आप याद रख सकते हैं इसके अलावा, कि अगर हम यहाँ पे लेट करें, ये सर्कल या डिस्क नहीं है, यहाँ पे बता देता हूँ। एक आपके पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, अगर इस केस की बात करो। तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, टूवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और तीसरा होगा इस एक्सिस के अराउंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए कितनी टाइप्स आ गई, 1, 2 और ये 3। तो 3 टाइप्स आप सेलेक्ट करेंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 टाइप्स आ जाएंगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको आप एंगुलर एक्सेलरेशन का समटाइम्स नाम दे देते हैं, लेकिन आपने नहीं देना, आपने एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा को नाम देना है, जिसको आप राइट हैंड रूल की मदद से यहाँ पे डायरेक्शन उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन या उसकी डिस्कशन। अब हम डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक को। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, न इसकी डिटेल में जाएंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है मैथमेटिकल, सिर्फ हम इसके फार्मूलाई को यूज़ करते हुए अपने इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, स्टूडेंट्स याद रहे सेंट्रीपिटल फोर्स को आप रेडियल फोर्स का भी नाम देते हैं, रेडियल फोर्स। और इसके अलावा आप इसको सेंटर सीकिंग, क्योंकि सेंटर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसीलिए इसको सेंटर सीकिंग फोर्स का भी नाम देते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम इसका रिलेशन जानते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये होती है mv²/r। ठीक है, तो यहाँ से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी प्रूफ कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F = ma होता है, तो mac = mv²/r। तो ये m से कैंसिल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ गया, v²/r। तो इस तरह आप देख सकते हैं। बहरहाल जी हमारे पास ये रिलेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, फार्मूला इसका 1 होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं इसका एक और फार्मूला ड्राइव करना चाहूँ, v = r⍵, तो वो वाला फार्मूला क्या बनेगा, इसको चेक कर लेते हैं जी। Fc = m × v की जगह r⍵, तो r² डिवाइड बाय r, तो एक r से कैंसल, यहाँ से हमें क्या मिला जी, mr × ω²। तो एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे ω = 2π/t, तो ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। Fc = mr × 2π/t², तो mr × 4π² डिवाइडेड बाय t²। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला बन गया, इसे नाम दे देते हैं जी नंबर 3 का। उससे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और फार्मूला यहीं से, t² क्या बन जाएगा जी, 1/t² = f²। 1/t² क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, f²। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फार्मूला हमें मिल गया, Fc = mr × 4π² × f²। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का नंबर 4 पे फार्मूला आ गया। ठीक है जी।
इससे नेक्स्ट हम दो रिलेशन और फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होगा और मोमेंटम के साथ क्या होगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रिलेशन होगा वो मिल जाएगा। देखिए 1/2, बल्कि यहाँ पे 2 ही लिख लें, ठीक है, और mv²/r। अब देखें इस 2 को भूल जाएं, इस r को भूल जाएं, हाफ mv² नज़र आ रहा है, 1/2 × mv², तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2/r वैसे और अंदर क्या रहेगा जी, हाफ mv²। तो ये आ गया 2 × काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और आपको रिलेशन मिल गया विद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक और रिलेशन डिस्कस करते हैं मोमेंटम के साथ इसका। तो यहीं से देखिएगा कि mv, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, बल्कि यहीं से देख लें, सेंट्री से आसान ज़्यादा हो जाएगा, mv.v डिवाइड बाय r। तो mv का प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, मोमेंटम। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इसको p लिख सकता हूँ, आगे v डिवाइड बाय r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और रिलेशन आ गया मोमेंटम के साथ, और वो ये आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह ये छोटे छोटे स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, ये आपने याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज़ में हेल्प करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इन वेक्टर फॉर्म, सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। याद रखिएगा स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी -v²/r, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी इन वेक्टर फॉर्म, वो भी हमारे पास क्या होगी, -mv²/r होगी। अब माइनस यहाँ पे क्या चीज़ शो कर रहा है, याद रखिएगा, जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पे शो कर रहा है कि डायरेक्शन जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। जो हमारे पास है डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो टूवर्ड्स द सेंटर है। अब स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव साइन है ये किस तरह से आया है, इस चीज़ को समझें कि जिस तरह हमारे पास जो यहाँ पे r है, r उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, पॉइंट O आ गया। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर होती है, ऐसे ही होता है। अब जिस तरह आप बच्चों ने याद रखा हुआ है कि i यूनिट वेक्टर का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, माइनस का i, j का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, माइनस का j। तो यहाँ पे देखें जो r का अपोजिट है वो माइनस में होगा ना, देखें i का अपोजिट माइनस का i, j का अपोजिट माइनस का j। तो जो इस r का अपोजिट है वो क्या है, FC और AC। तो इसका मतलब इनके साथ क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखें यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया। तो अगर इसको यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -v²/r × r यूनिट वेक्टर। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखें, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू -mv²/r × r यूनिट वेक्टर। तो अब ज़रा आप देखें तो यही ऊपर वाली चीज़ नहीं बन गई, ठीक है। तो ये भी आपके पास अगर फार्मूले वेक्टर फॉर्म में, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में अगर दिए जाएं तो ये दोनों फार्मूले ठीक होंगे, इनको आप सिलेक्ट करेंगे। इन्हीं से रिलेटेड आगे 2 फार्मूला और बन सकते हैं कि इसको स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। आपको याद होगा r यूनिट वेक्टर होता है r वेक्टर ओवर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको आप सिंपल यूं भी लिख सकते हैं r वेक्टर ओवर r का मैग्नीट्यूड,
ठीक है। अब इसी चीज़ को याद रखे हुए यहाँ पे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला देखिएगा इन वेक्टर फॉर्म, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर ओवर r इनटू r यूनिट वेक्टर है, किसके इक्वल होगा, r वेक्टर ओवर r का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर ओवर r का मैग्नीट्यूड। अब ज़रा और करें तो ये बन गया जी माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय r की मैग्नीट्यूड का r का स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला r वेक्टर वैसे का वैसे। तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये भी इन वेक्टर फॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है। इसी तरह से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का निकालना चाहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म माइनस का m v स्क्वायर ओवर r इंटू r यूनिट वेक्टर। तो इसमें पुटिंग करें माइनस का m v स्क्वायर ओवर r इंटू r यूनिट वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर ओवर r का मैग्नीट्यूड अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो जाता है माइनस का m v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इंटू r वेक्टर। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और रिलेशन आ गया इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर ये दो फार्मूला आपको वेक्टर फॉर्म में दिए जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो ये भी आप लिख सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये हर केस में किस तरह से कौन सी चीज़ इसको प्रोवाइड कर रही होती है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर एक सन जो है या अर्थ जो है सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है, यानी कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कुछ एग्जांपल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आप डिस्कस करने वाले हैं, इनको आपने याद रखना है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास सन के अराउंड अर्थ जो है ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सी चीज़ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है ये आपने बताना है। देखें जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो आपने बताना है कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी कौन सी चीज़ वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। सोचें और कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट। अक्सर स्टूडेंट्स हर जगह याद रखी बैठे होते हैं टेंशन, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ के आते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है जी, टेंशन। वहाँ पे स्ट्रिंग की एग्जांपल होती है, इसीलिए बच्चों ने याद रखा होता है, लेकिन वो हर जगह ये याद कर लेते हैं। तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जहाँ पे जो चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है, पैदा कर रही है, वो क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, ठीक है। अब याद रखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, m v स्क्वायर ओवर r। यहाँ से आप mg भी लिख सकते हैं, अगर कोई और आपके पास रिलेशन बन सकता है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, m v स्क्वायर ओवर r इंटू जी m ओवर r, ठीक है जी। तो कोई भी आप यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं जैसे वो स्टेटमेंट में कहे। उससे नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास कि अगर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा हो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है जी, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करेगी जो चीज़, वो क्या होगी, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी ना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव किए जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आई है ये किस वजह से आई है, यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कर रही है, या वो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। हाँ जी, यहाँ पे होगा आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं Fc इज इक्वल टू Fe।
अब Fc क्या है, mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर अट्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, QE, या फिर आप इसके अलावा एक और फार्मूला भी E की जगह लिख सकते हैं 1/4πε0 Q/r, ठीक है, Q/r², सॉरी, तो वो आपके पास Q × K Q/r², तो ये वाला भी आप रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स MCQs में एग्जांपल्स आती हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, बाद में हम भूल ना जाए, कि यहाँ से जो सेंट्रीपिटल फोर्स का R के साथ रिलेशन आ रहा है, ये इन्वर्स आ रहा है, देखें ना यहाँ पे। तो जिस तरह आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए याद रखा था, यहाँ पे भी देखें R के साथ डायरेक्ट भी है, लेकिन कंडीशन है ओमेगा कांस्टेंट कहेगा वो। यहाँ पे देखें रिलेशन क्या है, इन्वर्स। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये R के साथ क्या है जी, इन्वर्स। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ और मिल गई, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, R से मुराद क्या है, कर्वेचर कह सकता हूँ इसको मैं, बेंडिंग कह सकता हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये बेंडिंग के साथ इन्वर्स है, बेंडिंग। अब बेंडिंग से मुराद क्या है, कि देखें एक छोटा सर्कल है ये, अब यहाँ पे देखें बेंडिंग बहुत आसानी से हो रही है, जल्दी हो रही है, बहुत तेज़ी से हो रही है, तो बेंडिंग क्या है यहाँ पे, ज़्यादा। बेंडिंग क्या है यहाँ पे, ज़्यादा। अगर बेंडिंग ज़्यादा तो R कम हो जाएगा, देखें यहाँ से R क्या है, कम। तो देखें बेंडिंग ज़्यादा मतलब R कम, R कम तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगी, ज़्यादा। तो जो बेंडिंग के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। अजान हो जाए स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको आगे स्टार्ट करते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि बेंडिंग ज़्यादा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जबकि हमने यहाँ पे लिख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेंडिंग के, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होगा, यहाँ पे इन्वर्स नहीं होगा। यहाँ पे आप R को लिख सकते हैं, रेडियस, ठीक है। जो आपके पास R है वो बेंडिंग के साथ इन्वर्स है। अब देखें बेंडिंग ज़्यादा तो R क्या हो जाएगा, कम। अब R क्या हो जाएगा, कम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो गए कि अगर बेंडिंग ज़्यादा है, जितनी तेज़ी से होगी इसका मतलब ज़्यादा होगी, कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा, कर्वेचर है ना ये, तो जल्दी ये बेंड हो रही है। यहाँ पे कोई भी अगर आपका पार्टिकल है तो वो जल्दी टर्न ले रहा है, मुड़ रहा है, ठीक है, फटाफट अपना चक्कर भी कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब बेंडिंग ज़्यादा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर इसको कंपेयर करें हम एक बड़े सर्कल के साथ, तो इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो सर्कल है, अब यहाँ पे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये R है, तो इसका मतलब इस केस में जो बेंडिंग है इसके कंपैरेटिवली वो क्या आ रही है, कम। तो अगर बेंडिंग कम तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेंडिंग कम तो R जो है वो ज़्यादा, तो अगर R ज़्यादा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो MCQs आपने याद रखने। एक और MCQs भी बाद में हम भूल ना जाएं, उसको भी याद रख लें, फिर हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसको स्टूडेंट्स रेज कर दो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है आपने, वो MCQs अक्सर बच्चे बार बार पूछते हैं। वो है जी हमारे पास कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। याद रखिएगा इसकी वजह से जो वर्क होगा वो आपका ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, अगर आपका बॉडी इस तरह कर्व पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है जी।
तो अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। और बॉडी यहाँ से ऐसे जा रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, तो v और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल। इसी तरह से जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर, और यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन एंगल देखें तो क्या आ रहे हैं, 90। तो वर्क डन आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, तो एफ डी कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स एफ डी, एफ ये है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बता रहे हैं ना वर्क, तो इसको मैं एफ सी भी कह सकता हूँ। तो डी और एफ के बिटवीन एंगल क्या है, 90, तो कोस 90, तो कोस 90 का आंसर 0, तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, वर्क का 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क होगा वो 0। इस तरह से इनके बिटवीन आपसे एंगल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v के साथ, d के साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स का ac के साथ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ। तो ये छोटे छोटे आपने MCQs याद रखने। एक चीज़ और लास्ट, वो क्या है, वो है जी हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, याद रखें सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो हमारे पास फोर्स होती है, ये कौन सी फोर्स होती है और क्या करती है, ये बॉडी को सर्कल में बाउंड रखती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, लिख देता हूँ कि बॉडी को सर्कल में बाउंड रखने वाली फोर्स, रखने वाली फोर्स है ये, ठीक है। और घुमाती कौन है सर्कल में, टेंजेंशियल फोर्स। कौन सी, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। ये क्या करती है जी, घुमाने वाली फोर्स, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनको याद रखें, स्टार्ट में बताना था लेकिन अपने माइंड से निकल गया, तो अब आपको बता दिए। तो अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स की, 2 हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस कर ली। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास, आपको याद होगा सेकेंड ईयर के अंदर हमने एक इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस किया था, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जब हम परपेंडिकुलर एक चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर जब इस फील्ड के अंदर आप इंटर करते हैं, तो ये पार्टिकल इस फील्ड के अंदर इंटर होते ही अपने पाथ को क्या कर लेता है, बेंड कर लेता है, या सर्कुलर पाथ में ये अपने पाथ को कन्वर्ट कर लेता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको कौन सी चीज़ पैदा कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है किसकी वजह से जी, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स, इस फील्ड का जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, उसने इस पार्टिकल को पाथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किस वजह से आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आ रही है। तो यहाँ से एक रिलेशन और बन जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एफ एम। एफ सी क्या है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, क्यू वी बी। तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है जी। उससे नेक्स्ट हम एक छोटी सी एग्जांपल और लेते हैं। हर केस में देखें सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करने वाली जो फोर्स है वो डिफरेंट आ रही है। उसमें क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें क्या थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये याद रखना है, हर जगह एक ही वजह याद नहीं रखनी। टेंशन जो स्ट्रिंग में होती है, आपको जो भी एग्जांपल दी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से है। अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा और यहाँ पे हम बल्कि MCQs नहीं, एग्जांपल ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम MCQs बनाते हैं। कि अगर आपका बॉडी जो है इन स्ट्रेट लाइन
या आप स्ट्रेट रोड पे जो है मूव कर रहे हैं, इन स्ट्रेट रोड, ठीक है। फिर आप उसके बाद क्या लेते हैं, टर्न लेते हैं, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं एक स्ट्रेट रोड पे और वहाँ पे फिर आप क्या लेते हैं, टर्न लेते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी गाड़ी जा रही है और फिर यहाँ पे क्या आया, टर्न आया। अब जैसे ही यहाँ पे टर्न आया तो आपने भी ये गाड़ी आपकी क्या कर रही है, ये टर्न ले रही है, ठीक है। अब मुझे बताएं, बड़े एक सर्कल का ये लेट कर लेते हैं सेंटर है, ठीक है। अब पहले आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, स्ट्रेट रोड पे जा रहे थे, फिर आगे टर्न आया, आपने टर्न लिया, ठीक है। अब जब आप टर्न लेंगे तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। ये जो सेंट्रीपिटल स्टूडेंट्स फोर्स आई है, ये कौन सी चीज़ ऐसी यहाँ पे मौजूद है जिसने ये सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा किया है, प्रोवाइड किया है यहाँ पे, तो वो चीज़ आप बताएं। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से आ रही है, गौर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। ड्यू टू फ्रिक्शन, शाबाश, रोड और टायर्स के बिटवीन, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो है यहाँ पे मौजूद है। तो फ्रिक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से। अब फ्रिक्शन का फार्मूला आप क्लास 9th में, मैंने आपसे पहले कहा था MD कैट ई कैट जब भी आप पढ़ें तो आप 9th 10th के साइड इन्फॉर्मेशन और उसके मेन फार्मूला लाजमी याद रखें। तो फ्रिक्शन हमारे पास थी जी म्यू इनटू आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है, वो है जी हमारे पास mv² ओवर आर, ठीक है। अब ये जो आर है स्टूडेंट्स, ये क्या है, आर ये हमारे पास नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है mg के इक्वल। तो यहाँ से एक और फार्मूला भी आप बना सकते हैं कि म्यू इनटू mg इज इक्वल टू mv² ओवर आर। तो ये भी आपके पास एक फार्मूला इसका बन सकता है। इसे नेक्स्ट हम यहीं से एक MCQs बनाते हैं। इसको आप फटाफट नोट कर लें जी, मैं यहाँ से इसको रेज करके एक MCQs बना लेता हूँ। MCQ स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कि अगर इसी केस में, दोबारा बता रहा हूँ कि अगर इस केस में यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये ज़्यादा हो जाए और फ्रिक्शन कम हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि इफ़ अगर फ्रिक्शन जो है यहाँ पे वो लेस हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो आप मुझे बताएं कि ये जो कार है ये क्या करेगी, स्किड करेगी। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि स्किड तो ये करेगी, लेकिन ये इनवर्ड ऑफ द रोड करेगी या आउटवर्ड टू दी एजेस करेगी, यानी कि रोड के जो ये वाला एज है, किनारा है, सिरा है, इसकी तरफ अवे फ्रॉम दी सेंटर या टूवर्ड दी सेंटर जो ये कार है स्किड करेगी, अगर फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स से लेस हो जाए। तो सोचें और कमेंट सेक्शन में बताएं। तो याद रखिएगा इस केस में हमारे पास जो कार है ये जाएगी टूवर्ड्स द आउटर एजेस ऑफ रोड कह लें, ठीक है, या जैसे भी आपको समझ आए आप वही वर्डिंग बना सकते हैं। कि बहरहाल ये कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये जो कार है ये इस तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, यानी कि रोड के बाहर की तरफ, जो अंदर वाला साइड है ना, इन साइड, वो नहीं, आउटवर्ड जो है ये आपकी कार स्किड करेगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs था। उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं
वैसे ये जो चीज़ें मैं अब बता रहा हूँ आपको, ये आपके इस 2021 के सिलेबस में नहीं है। अगर आप यहाँ पे लेक्चर छोड़ना चाहें तो छोड़ के जा सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs चाहिए, तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो इसको आगे लेके चलते हैं। टॉपिक अदरवाइज़ आपका ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 3 जो है, यानी कि यूनिट नंबर 3, ये आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। अदरवाइज़ हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। तो फटाफट मैं स्पीड लगा लेता हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड, ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था, ठीक है। अब बैंकिंग ऑफ रोड से मुराद क्या है कि उसका जो इनर साइड होती है रोड की, वो आपके पास कम हाइट पे रखी जाती है, और जो आउटर साइड होती है उसको जो है थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है, यानी कि थोड़ा सा उसको हाइट पे रखा जाता है। जब भी ये रोड बनाए जाते हैं तो अपर साइड थोड़ी सी ऊपर बाहर वाली, और इनर साइड जो है थोड़ी सी कम हाइट पे रखी जाती है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास लेट करें कि बैंकिंग रोड है। तो अब यहाँ पे ये जो स्पीड कार्स होती हैं, रेसिंग कार्स, उनके लिए बैंकिंग रोड यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये आपके पास कार मूव कर रही है, ठीक है जी। ये अब जैसे ही ये टर्न लेती है, यानी कि जैसे ही ये यहाँ से इस टर्न पे या मोड़ निकाले कि यूँ समझ ले, ठीक है। जैसे इसने टर्न लिया तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स ही इसको यहाँ पे इस रोड के ऊपर जो है बाउंड रखने की कोशिश करेगी, जो कि कर्व्ड पाथ में है। तो यहाँ पे मुझे बताएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये सोचें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बैंकिंग ऑफ रोड में जब भी हमारी कार टर्न लेती है तो यहाँ पे बड़े सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं होती, ये ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं होती, बल्कि यहाँ पे ये वेट की वजह से होती है। जो आपकी कार का वेट है उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, लेकिन याद रहे उस वेट के एक कंपोनेंट की वजह से होती है, वेट की वजह से नहीं, वेट के एक कंपोनेंट की वजह से। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस कार के वेट की वजह से है, लेकिन वेट का एक कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। अब वो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखें, इनक्लाइंड है रोड, क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन ऊपर होता है और ये नीचे होता है, तो ये बन गया हमारे पास इनक्लाइंड, ठीक है ना। ये देखें इनक्लाइंड बन गया। अगर ये अब इनक्लाइंड है रोड, तो यहाँ से हम समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किस कंपोनेंट की वजह से है, वेट के किस कंपोनेंट की वजह से है। तो ये हमारे पास लेट कर लें जी, इनक्लाइंड सरफेस हो अगर, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड mg, ठीक है। अब ये खुद ब खुद क्या आएगा, नीचे आएगा ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पे वेट अगर डाउनवर्ड है तो इसमें जो नॉर्मल होगा, या आप उसको r कह सकते हैं, n कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड। तो इसे मैं कह देता हूँ r, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेट के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करता हूँ। एक बनेगा इस r के पैरेलल, जो कि क्या होगा mg cos थीटा, और एक क्या होगा हमारे पास इसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास आ गया जी परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो बॉल इस इंक्लाइंड पे सरफेस पे नीचे आ रहा है खुद ब खुद, वो किस कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, किसके पैरेलल है, mg sin थीटा के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इंक्लाइंड था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वेट के किस कंपोनेंट की वजह से आ रही है, mg sin थीटा की वजह से आ रही है,
ये था आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अब यहाँ से एक और एमसीक्यूज बनता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस बैंकिंग ऑफ रोड में इस कार की स्पीड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी हो, हमें इस कार की स्पीड कैलकुलेट करनी हो, तो फिर हमारे पास क्या रिलेशन होगा। तो स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए आपने रिलेशन डायरेक्ट याद करना है, प्रूफ नहीं करना। वो होता है जी हमारे पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट GR इंटू टेन थीटा, और जितने एंगल पे वो बैंड होगी वो थीटा आपको गिवन होगा। ठीक है, थीटा यहाँ पे एंगल है, तो ये आपके पास उस v को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल की और वर्टिकल सर्कल की। तो यहाँ से भी आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन 2021 में ये टॉपिक शामिल नहीं है, बाद में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो सकता है। हॉरिजॉन्टल सर्कल लेट करें जी, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके हाथ में क्या एक स्ट्रिंग और उसके साथ एक स्टोन अटैच है। अब ये क्या करता है, इसको मूव करता है, तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ठीक है, तो अज्यूम कर लें जी ये पॉइंट A है, कहीं पे भी ये हो सकता है पार्टिकल, और ये पॉइंट क्या है जी B। अब जब ये पार्टिकल इस पॉइंट A पे होगा तो इसके वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, और जब पार्टिकल यहाँ पे होगा फिर भी वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि ये जो पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कर रही है, यहाँ पे मुझे सोच के बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा कर रही है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, T इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके स्टूडेंट्स, रेडियस r के। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन का रिलेशन देखूँ तो आपस में क्या है, पैरेलल। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, बाकी अभी पॉइंट्स यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यूज है, वो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेट करें कि हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, L, और यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी क्या है, v। इसी तरह एक हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है L/2 और यहाँ पे जो स्टोन है उसका मास यही है, सेम मास के दोनों स्टोन्स हैं, मास m, और दोनों सेम स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसकी भी स्पीड v है, दोनों की स्पीड सेम है, मास भी सेम है, लेंथ दोनों की डिफरेंट है। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि इन दोनों को देखते हुए आप मुझे बताएं कि स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस, स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस किस केस में ज़्यादा है। ब्रेक होने के चांसेस इस केस में ज़्यादा हैं स्ट्रिंग के या इस केस में ज़्यादा हैं, या फिर यूँ भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताएं कि इस केस में टेंशन ज़्यादा होगी या इस केस में टेंशन ज़्यादा होगी, टेंशन किस केस में ज़्यादा होगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस रिलेशन को गौर से देखें और आंसर करें। देखें, जिसका R कम, टेंशन वहाँ पे ज़्यादा, तो R कम इसका है, तो इसका मतलब इस केस में टेंशन ज़्यादा होगी। तो टेंशन अगर ज़्यादा है, खिंचाव ज़्यादा है, तो ब्रेक होने के चांसेस भी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ठीक है जी, तो उस केस में देखें तो R हमारे पास क्या है, ज़्यादा, तो अगर R ज़्यादा तो टेंशन कम, तो इसका मतलब इस केस में जो टेंशन है वो कम होगी इसके कंपैरेटिवली, तो इसमें ब्रेक होने के चांसेस भी क्या है, मिनिमम है। ठीक है भाई, ये आपका एमसीक्यूज था। अब हम बात कर लेते हैं फटाफट वर्टिकल सर्कल की। तो स्टूडेंट्स अज्यूम करें कि ये आपके पास वर्टिकल सर्कल है, तो सेम वही सिचुएशन है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट B, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट C और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, D।
ठीक है। यहाँ पे भी टेंशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। जब पार्टिकल इस पॉइंट ए पे था तो वेट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, और टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी ये और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। जब पार्टिकल यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये और वेट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, mg, ठीक है। और जब आपके पास पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा टेंजेंशियल वेलोसिटी ये और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पे टूवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पे भी टूवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पे भी टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। टेंशन क्या होगी पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे टेंशन अलोंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर भी अलोंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर भी अलोंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, इधर भी अलोंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, यही होगी टेंशन, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन को फाइंड आउट करना चाहें या चेक करना चाहें तो किस तरह से देख सकते हैं, ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, और यहाँ पे लिख लेते हैं जी एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी। तो सबसे पहले पॉइंट ए पे देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन बराबर होंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। पॉइंट बी पे देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स इन दो फोर्सेस के सम के इक्वल आ रही है, सेम डायरेक्शन है ना, तो इसका मतलब ये भी फोर्स है बेसिकली एक, ये भी फोर्स है टेंशन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर होगी T प्लस mg। अब यहाँ से टेंशन निकालें तो ये बनता है Fc माइनस का mg। ये रिलेशन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, गौर से इसको देख लें, ठीक है जी। उससे नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट C है, तो पॉइंट C पे देखें टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन या टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। पॉइंट D पे चेक करें, सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को निकाला जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू T माइनस का mg। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, टेंशन, तो Fc प्लस का mg, ये बन गया जी, एक इक्वेशन ये आ गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है और किन दो पॉइंट्स पे सेम है, तो आप क्या करेंगे, शाबाश कमेंट सेक्शन में बताएं। पॉइंट ए और पॉइंट सी पे टेंशन क्या होगी, सेम, टेंशन क्या होगी, सेम। पॉइंट बी पे टेंशन क्या होगी, मिनिमम, क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स इस फैक्टर में से इतना फैक्टर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। और आंसर कम आएगा ना। यहाँ पे देखें ज़रा, इस केस में इस सेंट्रीपिटल फोर्स में इतना mg का फैक्टर ऐड हो रहा है, इसका मतलब टेंशन बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगी, तो इस केस में टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब पॉइंट डी पे टेंशन मैक्सिमम होगी और पॉइंट बी पे टेंशन मिनिमम होगी। यहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे वेलोसिटी बताएं। अगर आपने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना हो तो पॉइंट ए के लिए आपके पास जो फार्मूला रहेगा v का वो होगा जी √3gr। पॉइंट बी पे जो रहेगा वो आपके पास स्टूडेंट्स रहेगा जी v इज इक्वल टू √gr, और पॉइंट सी पे वही सेम रहेगा √3gr, और लास्ट में हमारे पास जो पॉइंट डी का फार्मूला होगा v के लिए वो रहेगा जी v इज इक्वल टू √ इसके कंपैरेटिवली 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5gr। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा आज का लेक्चर। दुआओं में तो याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।